हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। इस पार्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट के 100 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, थोड़ा टाइम भी दूंगा ताकि आप लोग भी क्वेश्चंस के आंसर को गेस कर पाओ। और कोशिश करना कि कैलकुलेट करो कि 100 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही करा। उसके हिसाब से आपको खुद के बारे में पता भी चलेगा कि आप जावास्क्रिप्ट में कितने अच्छे हो। और ऐसा नहीं है कि जो ये 100 क्वेश्चन है मैंने बस एक ही टॉपिक के ऊपर बना दिए हैं। जावास्क्रिप्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सबके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है। ऑल राइट। और हाँ, जिन क्वेश्चंस की यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, कोड वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सारे के सारे टफ हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, एवरेज भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे, बट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली सारे के सारे। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हम लोग जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली एक्चुअल डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और रीजन भी बताओ, कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं। यस, डेटाबेस से जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, नो, नहीं कर सकते, कभी कभी कर सकते हैं, बस कुछ डेटाबेस से कर सकते हैं। सो इसका आंसर है नो। हम लोग एक्चुअल डेटाबेस से कभी भी जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। अब डायरेक्टली कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग PHP से, जावा से, पाइथन से, इनसे कर लेते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते? देखो, जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये है हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये रन होती है हमारे ब्राउजर के ऊपर। और जो हमारा डेटाबेस होता है वो होता है हमारा सर्वर के ऊपर रन करता है। तो इसी वजह से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करा जा सकता। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपको एपीआईज बनानी होती हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वाली लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि जावा, PHP, पाइथन। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इनके अंदर आप लोग एपीआईज बनाते हो और जावास्क्रिप्ट में एपीआईज को कंज्यूम कर सकते हो, जैसा आपने रिएक्ट या फिर एंगुलर या फिर Vue.js के केस में देखा होगा। ऑल राइट। ओके, सो आंसर यहाँ पे रहा आपका नो, हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके हाँ, एक चीज कुछ लोग कह सकते हैं कि जो नोड है ना वो भी तो जावास्क्रिप्ट ही है, बट देखो वो सर्वर साइड के ऊपर रन होती है। उसको इस तरीके से बिल्ड करा गया है नोड जेएस के इंजन को कि वो सर्वर साइड पे रन हो। उस केस के अंदर जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा अलग सिनेरियो बन जाता है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट तो एक्चुअल में ब्राउजर पे रन करती है, नोड सर्वर पे रन करती है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा डाटा टाइप जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बुलियन, फ्लोट या फिर अनडिफाइंड। सो देखो, आंसर बताने से पहले मैं आपको दिखाने से पहले आपको आंसर बता देता हूं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो इसके बारे में। फ्लोट होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट का डाटा टाइप नहीं होता। स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, ये तीनों तो होते ही हैं। फ्लोट आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि जावा है, C++ है, PHP है, इनके अंदर मिल जाएगा। सो फ्लोट हम लोग वहां पे यूज करते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जहां पे पॉइंट आ जाता है, जैसे कि 1.5, 1.7, 1.2, वहां पे फ्लोट यूज करा जाता है। और विदाउट पॉइंट जहां पे नॉर्मल वैल्यूज होती हैं 1, 23, 9, इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यूज को यूज करते हैं। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर दोनों को एक ही माना जाता है। और इन न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हम लोग डाटा टाइप यूज करते हैं नंबर। राइट, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ रन करके अगर आपको चाहिए तो। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ और यहाँ पे करता हूँ 1.1, तो यहाँ पे देखो नंबर आएगा, फ्लोट नहीं आने वाला। ऑलराइट, ओके। सो उसके बाद में आंसर ये रहा आपका फ्लोट यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में ये है कि जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आप लोग क्या स्टेटमेंट यूज करते हो? चार हैं यहाँ पे। सबसे लास्ट वाली लेस देन, नगेशन, देन डबल हाइफन, देन, या फिर हैश यूज कर सकते हैं, या फिर स्लैश एंड स्टार, या फिर डबल स्लैश यूज कर सकते हैं। सो इसका आंसर है यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे डबल स्लैश का यूज करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर मेरे पास कुछ जावास्क्रिप्ट का ओपन होगा तो। लेट मी सी, हाँ ये रहा। सो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से यूज करूंगा, देखो ये सिंगल लाइन है, वो हमारी कमेंट हो गई। अगर आपको मल्टी लाइन के अंदर करना है तो इस तरीके से आपको ये भी कर सकते हो, पूरे फंक्शन को करना है यहाँ से, ये भी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ओके देन। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ वाले पे, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नल वैल्यू होती है, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, क्या टाइप होता है उसका। सो हमारे पास, अच्छा इसका आंसर आपने देखा नहीं ना, यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखा दिया। सो यहाँ पे चार ऑप्शन है। नल का जो डाटा टाइप होता है वो नल ही होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अनडिफाइंड, स्ट्रिंग। सो इसका आंसर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देन मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों। इसका आंसर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बी। यहाँ पे आप देख सकते हो।
अब आप बोलोगे नल का ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों? देखो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एरर है, काफ़ी पुराना है, और वहाँ पे कुछ इनिशियली जब इन्होंने जावास्क्रिप्ट को लॉन्च करा था तभी से ये एरर एग्जिस्ट करता है। और अगर इन्होंने बाद में रिजोल्व करने की सोचा भी होगा तो इनको ये लगा होगा कि भाई अब बहुत सारे ब्राउजर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली होगा क्या कि जहाँ पे भी लोगों ने नल का जो टाइप ऑफ है वो ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेक करा तो कोड फट जाएगा, तो इसलिए उन्होंने चेंज करा भी नहीं है। अदरवाइज ये बहुत पुराना बग है, आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, इसका प्रॉपर रीज़न है, बट यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर रीज़न बताने बैठा तो हम लोग कहीं और ही चले जाएंगे, ठीक है। ओके, सो इसके अंदर इसके बाद ये क्वेश्चन है हाउ वी कैन मेक ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल। अब मे बी इम्यूटेबल का आप में से कुछ किसी को मतलब ना बताओ तो आप सोचो कि ये भाई पता नहीं क्या फीचर है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कैसे हम लोग एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज ना करी जा सके। अब यहाँ पे 3 तरीके दिए हुए हैं। एक तो फाइनल कीवर्ड यूज करके, देन हम लोग यहाँ पे वॉर लिखेंगे वेरिएबल, कोई वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे सॉरी मिस कर दिया, वेरिएबल का नाम मान लो यहाँ पे यूजर कर दिया और देन ये स्टेटमेंट डाल दी। या फिर एक कांस्टेंट बना सकते हैं ऑब्जेक्ट का, या फिर एक नॉर्मल वेरिएबल बना सकते हैं इस तरीके से विदाउट फाइनल कीवर्ड, और बाद में ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकते हैं। अब या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई तरीका है ही नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बनाने का। सो आपको क्या लगता है? सोचो, और सोचना है तो वीडियो को पॉज कर लेना। ओके, सो इसका आंसर है यहाँ पे सी। अब ऐसा क्यों, पहले मैं क्या करता हूं ना, इसको रन करके दिखाता हूं, देन मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। सो ये मैंने कोड को कॉपी करा और यहाँ पे मैं एक बार इसको नेक्स्ट ओपन कर लेता हूं ताकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो जो पहले से कोड करा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा और पेस्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल था जो ऑब्जेक्ट टाइप का था बेसिकली यूजर, देन इसकी वैल्यू को फ्रीज कर दिया। इसके अंदर क्या है अभी, नेम इक्वल टू अनिल। अगर मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करता हूँ यूजर डॉट नेम, तो यहाँ पे अनिल आएगा, सिंपल है। तो मैंने क्या करा, यूजर डॉट नेम इक्वल टू सिद्धू, एंड देन मैं फिर से चेक करता हूं तो यहाँ पे अनिल ही आ रहा है। अब ये प्रॉपर्टी है ना, ये यूजर की वैल्यूज को फ्रीज कर देती है। कांस्टेंट अगर आप लोग सोच रहे थे तो गलत सोच रहे थे। ऑब्जेक्ट होता है वो कांस्टेंट के थ्रू फिक्स नहीं करा जा सकता। जो नॉर्मल आपकी स्ट्रिंग या फिर न्यूमेरिक बुलियन वगैरह वैल्यू होती हैं उनको कांस्टेंट के बाद आप अनचेंजेबल बना सकते हो, बट ऑब्जेक्ट को नहीं। ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके सो यहाँ पे है कि भाई ये दो चीजें हमारे पास 2 + 2 इस तरीके से, सो इसका क्या आंसर रहने वाला है? हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, 2 यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। एक तो है कि 4 आएगा इसका आंसर, एक 22 आएगा स्ट्रिंग के अंदर, देन एक इसके अंदर NaN आएगा, नोट अ नंबर, और एक लास्ट में एरर आएगा। सो आप सोच सकते हो, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर आने वाला है 22। अब इसका रीजन ये है, जब भी आप लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू से ऐड करने की कोशिश करते हो तो वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है इस तरीके से, स्ट्रिंग में कैलकुलेशन हो जाता है, 2 and 2 इस तरीके से जुड़ जाते हैं और ये आपका आउटपुट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है, अच्छा कौन सा ऑपरेटर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के लिए यूज में आता है? सो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जहां पे उसकी डेटा टाइप भी चेक हो रही हो। तो डबल इक्वल टू, नोट देन डबल इक्वल टू नोट देन इक्वल टू। अब आप में से ना कुछ लोगों ने ये देखा होगा ट्रिपल इक्वल टू होता है वो यूज करने के लिए, वो आंसर भी सही है, बट इन चारों में से भी एक आंसर सही बनता है यहां पे। ओके, मैं आपको आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर है यहां पे बी। अब कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ट्रिपल इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू चेक करता है कि ये मैच हो रहा है, नोट डबल इक्वल टू ये चेक करेगा कि ये मैच नहीं हो रही है डेटा टाइप के साथ। जैसे कि मैं यहां पे करता हूं, मैंने यहां पे लिया 4 ले लेता हूं मैं, 4 डबल इक्वल टू 4, ये ट्रू आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर मैं अगर यहां पे ये चेक कर लूंगा कि नोट, ठीक है, और यहां पे कर देता हूं लेट्स से ऐसे करूंगा 4 इक्वल टू 4 ये, और जहां पे अगर मैं लगा देता हूं नोट यहां पे, तो ये बोलेगा फॉल्स। ऑलराइट, सो ये देखो, आप देख सकते हो कि इक्वल टू एंड नॉन इक्वल टू एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं डेटा टाइप के केस के अंदर यहाँ पे। सो अब एंटर मार दिया मैंने, राइट। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, सिंपली यहाँ पे चेक करते हैं 4 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग में सिंगल, पहले चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ गया, मैंने कर दिया 4, तो ये इसने बोल दिया फॉल्स कि नहीं भाई ये दोनों तो इक्वल हैं। और अब मैं स्ट्रिक चेक करूंगा, अब इसने दे दिया ट्रू कि भाई तुम सही कह रहे हो, इक्वल नहीं है।
ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप लोग स्ट्रिक्टली ऑपरेटर चेक करना चाहो तो ट्रिपल इक्वल टू एंड नॉट डबल इक्वल टू, दोनों के दोनों स्ट्रिक्टली वैल्यूज को चेक करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग इसको इवेल्युएट करें कि इसकी वैल्यू क्या है, डबल नॉट है, देन फॉल्स की वैल्यू है यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, सो इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आपको चार आंसर दिख रहे हैं बेसिकली। फर्स्ट वन है यहाँ पे ट्रू, देन फॉल्स, अनडिफाइंड या फिर एरर। आप सोच सकते हो। ओके, सो मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको। इसका आंसर आएगा यहाँ पे ट्रू। सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसका आंसर। पहले इसका आंसर ट्रू आ गया है। अब इसका आंसर ट्रू रहने का रीजन क्या है, पहले ये फॉल्स वैल्यू थी, जैसे ही मैंने फॉल्स के आगे यहाँ पे एक नेगेशन लगा दिया तो इसने इसको बुलियन नोट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि बुलियन वाला फॉल्स बन गया ये। और जब बुलियन वाले फॉल्स के आगे मैंने फिर से नेगेशन लगाया तो वो ट्रू बन गया। सो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पे मैंने फॉल्स स्ट्रिंग की वैल्यू ली इस तरीके से, ठीक है, और इसको मैं टाइप ऑफ कर लेता हूँ, टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में हमें। देन फिर से मैं इसको करता हूँ, बट इस बार मैंने लगा दिया यहाँ पे इस तरह सिंगल नेगेशन, तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू बन गई, ठीक है। और बुलियन वैल्यू के अंदर मैं इसको फॉल्स कैसे चेक करूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा नॉट फॉल्स, हमारा किसमें था, स्ट्रिंग के अंदर था, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ गई फॉल्स। और अब अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डबल इक्वल टू, तो ये आ गया यहाँ पे ट्रू, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास इसकी ट्रू वैल्यू आएगी। ओके, सो एक हमारे पास बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5 है, डबल इक्वल टू है, देन यहाँ पे स्ट्रिंग 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। मैंने यहाँ पे दो ही आंसर दिए हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, और मेरे हिसाब से आप में से 99 लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा ट्रू, राइट। सो इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर आप इसको चेक भी करना चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, हियर वी गो, ठीक है। बिकॉज अगर हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे तो इसका आंसर फॉल्स आने वाला है, वहां पे स्ट्रिक्टली ऑपरेटिंग वैल्यूज को चेक करा जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज और है, इससे ऊपर वाले से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू है, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। और मेरे हिसाब से आप में से बहुत से लोग इसका आंसर कहेंगे कि ये ट्रू है, बट नहीं, ये फॉल्स है। पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। फॉल्स आ गया। अब फॉल्स क्यों आया, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे स्पेस है, इसमें एक जगह पे आगे एक जगह पे पीछे, और अगर ये स्पेस नहीं होते, ये स्पेस में हटा देता हूं तो ये ट्रू होता, राइट। तो स्पेस भी मैटर करते हैं, ये भी आपको चेक करने चाहिए, इंटरव्यूज के अंदर ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा लूप है जो एक बार तो गारंटेड चलेगा ही चलेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और ऊपर में से कोई भी नहीं, कोई भी ऐसा लूप नहीं है, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी कंडीशन हो, चलेगा ही चलेगा। सोचो। ऑलराइट, मैं इसका आंसर दे रहा हूं। इसका आंसर है बेसिकली सी, डू वाइल। ये जो सारे लूप्स है ना, ये पहले कंडीशन चेक करते हैं, बाद में रन करते हैं, ठीक है। बट जो डू वाइल होता है ना, पहले कोड को एक बार कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है, देन उसके बाद एक बार अंदर अपने लूप को एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर कंडीशन ट्रू है तो आगे चलता जाएगा। तो जो फॉर लूप है, वाइल लूप है, ये पहले कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन मैच करेगी तो ही एक बार या फिर 20 बार रन करेंगे। बट डू वाइल एक बार पहले रन करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करना शुरू करेगा, एंड हियर वी गो, ठीक है। अब ये एक नीचे वाला कोड है, एक फॉर लूप लगा रखा है हम लोगों ने। अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होने वाला है, इनफाइनाइट लूप जाएगा, ये लूप है कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल एक बार चलेगा, या फिर यहां पे एरर आएगा। क्या लगता है आपको। ऑलराइट, सो इसका आंसर यहां पे इनफाइनाइट लूप के अंदर जाएगा, बिकॉज यहां पे कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक हमारे पास कंसोल डॉट लॉग है, NaN। इसका टाइप क्या आएगा, ऊपर मैंने नल का टाइप पूछा था, ये NaN है, इसका क्या टाइप आएगा। सो यहां पे चार ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड, NaN या फिर नंबर। ओके, सो इसका आंसर बेसिकली रहने वाला है नंबर। वैसे तो अगर इसकी आप चेक करोगे ना कि NaN का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नोट अ नंबर। अब देखो, इसका रीजन ये रहा है कि अगर नोट अ नंबर है तो
इसका टाइप जावास्क्रिप्ट वालों ने नंबर ही दे दिया, बिकॉज नोट नंबर के बाद क्या हो सकता है, अब ये भी तो नहीं पता ना कि वो ऑब्जेक्ट है कि एरे है या फिर वो स्ट्रिंग है या फिर वो बुलियन है, वो बस नोट नंबर है, तो इसके अलावा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, इसको हैंडल करने के लिए जस्ट इसका जो टाइप है वो नंबर ही डाल दिया। बहुत सारी और अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखोगे तो इसका जो टाइप है वो आपको नंबर नहीं देखने को मिलेगा, बट मैं यहाँ पे आपको रन करवा के दिखा देता हूँ एक बार के लिए, इन सबको हटा के यहाँ पे नंबर आ रहा है, राइट। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज है, इस वाले जो कोड है इसकी आउटपुट क्या रहने वाली है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन भी हैं। हाँ, है क्या, हमारे पास दो नल वैल्यूज हैं, उनको ऐड कर रहे हैं बेसिकली, और नल, ऑब्जेक्ट, जीरो या फिर अनडिफाइंड। ओके, सो सोच लो आप, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर है जीरो। पहले आंसर दिखा देता हूं यहाँ पे, आप चाहो तो इसको रन करके भी देख सकते हो। ये वेरिएबल कहीं डिक्लेयर ना करें मैंने पहले, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीरो। अब इसका रीजन क्या है, देखो जब आप लोग दो नल को ऐड करने की कोशिश करते हो ना, तो इनके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती, ना स्ट्रिंग होती है ना कुछ भी होती है, और जो ये प्लस ऑपरेटर होता है इन नल को बेसिकली न्यूमेरिक जीरो कन्वर्ट कर देता है और इनकी वैल्यू जीरो आ जाती है आपके पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग है और उसके अंदर हम लोगों ने एक टाइप ऑफ लिखा हुआ है कि टाइप चेक कर रहे हैं, फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन का टाइप क्या आने वाला है। ओके, सो चार ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड, नल, और इसके जैसा ही जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखने को मिलेगा, बट आप पहले इसका आंसर गेस करो, उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। ओके, सो इसका आंसर दे रहा हूं मैं आपको, फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूं, कॉपी करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे जाता हूं, फंक्शन, ये तब तक ही फंक्शन रहेगा जब तक इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते हैं। अगर ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूटेड होता तो इसका आउटपुट कुछ और आता। अब क्या आता ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। सो देखो, अब हम लोगों ने क्या करा, पहले फंक्शन था इस तरीके से, अब इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी कर रखा है, तो अब क्या इसका आउटपुट आएगा, चार आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, सो इसका आंसर बेसिकली आने वाला है अनडिफाइंड, और मैं अब आपको इसका जो कोड है वो रन करके दिखा देता हूं, देन इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक शायद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रखी होगी, हाँ यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन बन गया और फंक्शन के अंदर से कुछ भी ये रिटर्न नहीं कर रहा। अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा होता, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न कर रहा है लेट्स से 100, राइट, तो इसके जो टाइप होता है वो नंबर होता है, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, यानी कि अनडिफाइंड ही होता है बाय डिफॉल्ट वो, ऑलराइट। ओके, what is the type return value of a function in JavaScript if no return statement is used। अगर ये देखो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, अगर रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं कर रखी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे नहीं कर रखी थी, तो क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड ही आएगा। और हाँ, एक चीज और है, अगर आप कहीं ये मान के चल लो कि रिटर्न यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने और कुछ भी रिटर्न नहीं करा, तो क्या आएगा, तो भी इसका अनडिफाइंड ही आने वाला है। चाहे रिटर्न स्टेटमेंट से कुछ रिटर्न ना करो, बस रिटर्न लेके छोड़ दो, या फिर ये बिना लिखो तो अनडिफाइंड रहेगा। रिटर्न कुछ करोगे तो उस टाइप की वैल्यू मिल जाएगी आपको। कूल, देयर वी गो, अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूट इमीडिएटली आफ्टर इट्स डेफिनेशन। एनोनिमस फंक्शन होते हैं जो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नेम्ड फंक्शन, एरो, या फिर आई एफ ई फंक्शन। और इनका अगर एग्जाम्पल पूछे, एग्जाम्पल बना के दिखाओ, तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ऑलराइट, सो बेसिकली जो हमारे पास IIF इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन होते हैं, ये तभी के तभी हमारे एग्जीक्यूट होते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल है। मैं आपको क्लीन करके इसका टाइप ऑफ वगैरह सब निकाल देता हूं। अब क्या रह गया भाई इसमें, मैं दिखाता हूँ इसका टाइप करके यार। ये फंक्शन है, इसके आगे और पीछे से इस तरीके से ब्रेसेस लगा दो, तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। देयर वी गो, देखो तभी के तभी आउटपुट दे देता है। तो ये आपका एक, आप कह सकते हो IIFE फंक्शन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है,
एक ये नीचे वाला जो फंक्शन है इसका क्या आउटपुट रहने वाला है, हमने पहले ऊपर कंसोल करा x को और नीचे x को 5 करके डिफाइन कर दिया, राइट। सो इसका आंसर रहने वाला है बेसिकली सी, रेफरेंस टाइप। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसका रीज़न क्या है, अगर आप लोग लेट यूज़ करते हो, राइट, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए और उसको ऊपर प्रिंट करवा रहे हो, तो जो इसका स्कोप होता है ना, अगर यहाँ पे वेर यूज करते हो इसका एक अलग आउटपुट आता। सो लेट यूज करा है ये पहले कॉल एग्जीक्यूट करने की वजह से यहाँ पे दिखाएगा कि रेफरेंस टाइप एड, और रेफरेंस टाइप एड का मतलब ये होता है कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। इवन ये बाद में एग्जिस्ट करती है, इससे पहले नहीं, बट पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो आपको ये वाला एरर मिलेगा। सो एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्स वेरिएबल मैंने बहुत बार ले लिया इस वाले टैब में, तो इसको बंद करके एक न्यू टैब ओपन करूंगा। देन यहाँ पे आके यप, तो यहाँ पे इसने रेफरेंस टाइप एरर दे दिया, राइट। और अगर मैं सेम चीज यहाँ पे मैं y कर लेता हूँ, राइट, y करूंगा एंड देन यहाँ पे लूंगा var y इक्वल टू दिस, तो अब आपको यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा, राइट। सो वेर के केस में अलग आउटपुट मिलेगा, लेट के केस में आपको अलग आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। कूल। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो एक तो इस तरीके से ओबीजे और ब्रेसेस लगा देते हैं, एक या फिर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दोनों तरीके ठीक है, दोनों ही तरीके गलत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट पूछा जाता है तो मैंने यहाँ पे बता दिया। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत से लोगों ने इसको गैस कर लिया होगा। जो ऊपर वाले दोनों तरीके हैं, ये दोनों तरीके ठीक हैं। सो ये सही तरीके होते हैं, दोनों तरीके से आप लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एक एरे की प्रॉपर्टी को किस तरीके से हम लोग एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट की डॉट प्रॉपर्टी लगा के, या फिर इस तरीके से ब्रेसेस लगा के, या फिर दोनों ही तरीके ठीक हैं, या फिर दोनों ही तरीके गलत हैं। आंसर अगेन दोनों ही तरीके ठीक हैं। आप लोग डॉट लगा के भी और इस तरीके से ब्रेसेस लगा के भी एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, राइट। करके दिखाना है तो मैं फटाफट से करके दिखा देता हूँ। लेट से मेरे पास यहाँ पे m करके एक वेरिएबल है, लेट m इक्वल टू नेम अनिल, इस तरीके से। सो यहाँ पे लिखूंगा m डॉट नेम, ये हमें मिल गया, नेम ये मिल गया, और यहाँ पे लिखूंगा m, देन इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली नेम, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हो, ऑलराइट। हाँ, ये तरीका है कि जब ये वाला तरीका यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम भी पास कर सकते हो, राइट, इसके साथ, और तब आपको कोड्स यूज़ नहीं करने होंगे। ओके, नेक्स्ट इज विच मेथड इज यूज टू ऐड अ न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे। एरे के लास्ट में अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा। सो यहाँ पे बेसिकली 4 ऑप्शंस हैं, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। क्या लगता है आपको? ओके, सो इसका आंसर भी अगेन बहुत ही सिंपल है। ऐड करना है तो आपको पुश करना पड़ेगा, जैसे पुश करते हो तो लास्ट के अंदर आपकी वैल्यू ऐड होती है। पॉप क्या करेगा, आपकी लास्ट से वैल्यू को निकालेगा, ठीक है, और पुश है इसको ऐड करेगा, ठीक है। देन इसका क्या आउटपुट आने वाला है, अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग और एक एरे है हमारे पास, इसकी लेंथ हम लोग चेक करें तो क्या इसका आउटपुट आएगा, 2 आएगा, 3, 4 अनडिफाइंड। ओके, सो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, देन इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे, समझेंगे भी। सो इसका आंसर बेसिकली आने वाला है 3। यस, क्यों? क्योंकि ये एक एरे ही है, राइट, और एरे के बाद में आप लेंथ चेक कर रहे हो। देखो अब मैं यहाँ पे आके पहले इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है, 3 आ गया। और अब मान लो आप क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे एक t नाम से एक वेरिएबल ले लिया आपने, लेट t, और इसके अंदर ये एरे डिक्लेयर कर दिया 1, 2, 3, और यहाँ पे आप क्या करते हो, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन आप यहाँ पे सिंपली करते हो t डॉट लेंथ, तो क्या आंसर मिलेगा 3। तो बस इसकी t वेरिएबल ना करके यहाँ पे ये यूज कर लिया और इसका जो लेंथ है वो 3 दे दी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू रिमूव द फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ एन एरे। ओके, सो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ओके, सो इसका सही आंसर है यहाँ पे स्प्लाइस। अब एक एग्जांपल भी देख ही लेते हैं। आपके पास लेट से एक एरे है जिसका वी नाम है, मैं कहीं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, कहीं वीडियो ज़्यादा लेंथी ना चले जाए। सो यहाँ पे करता हूँ मैं 1, ए भी कर लेते हैं यार, ए देन बी देन सी देन डी, राइट। तो आपको यहाँ पे वैल्यू से यहाँ पे करोगे स्प्लाइस,
देन स्प्लाइस के बाद कहाँ से वैल्यूज निकालनी है, लेट से आपको पहली दो वैल्यू निकालनी है, तो जीरो से स्टार्ट करोगे, दो वैल्यूज निकालनी है और किस पे लगानी है, ये वी पे लगानी है, वी डॉट स्प्लाइस। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये दो वैल्यूज निकल गई। अच्छा, ये ऐड भी तो करनी पड़ेगी ना, लेट n इक्वल टू दिस एंड देन अगर मैं n को प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये दो चीज़ें मिल गई, c एंड d, ठीक है, और ये दो वैल्यूज रिमूव हो गई बिकॉज हमने स्टार्टिंग वाली दो वैल्यूज निकाली थी। ओके, सो इनमें से कौन सा विच कीवर्ड अलाउ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ब्लॉक लेवल का मतलब होता है कि जो इन दोनों यहाँ पे जो इन ब्रेसेस के बीच का जो ब्लॉक होता है उसकी वेरिएबल डिक्लेरेशन करता है। तो यहाँ पे है वॉर, लेट, कॉन्स्टेंट या फिर बी एंड सी। इसका आंसर आप लोगों ने गैस कर लिया, बहुत इजी है। लेट एंड कॉन्स्ट होते हैं ये ब्लॉक लेवल वेरिएबल्स को बनाते हैं, और जो वार होता है ये आप कह सकते हो कि फंक्शन लेवल बनाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्स्टेंट वेरिएबल। इसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, द वैल्यू कैन बी रीअसाइन, दे आर ऑलवेज इम्यूटेबल, ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आप लोगों को इसके लिए। ओके, सो देखो इसका आंसर आने वाला है बी। इनकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं करे जा सकते, वैल्यूज चेंज करी जा सकती हैं। जो इसने मेमोरी एड्रेस स्टोर करा है उसके अंदर कोई और वैल्यू असाइन हो गई तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट रीअसाइन नहीं कर सकते जो मेमोरी लोकेशन इसको असाइन हुई है, ठीक है। सो रीअसाइन नहीं करी जा सकती। विच इज द आउटपुट ऑफ कंसोल डॉट लॉग दिस। ओके, सो ये एक एरे है, एरे का अगर हम लोगों ने टाइप प्रिंट करवाया तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड नल एरे। इसका आप में से कुछ लोग गलत आंसर दे सकते हैं, इसका बेसिकली आंसर रहने वाला है ऑब्जेक्ट। देयर वी गो, चेक करवा देता हूं आपको, बिकॉज एरे भी अपने आप में ऑब्जेक्ट ही होता है जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट आ गया, कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, विच इज अ टेम्पलेट लिटरल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, एक टाइप ऑफ एरे होता है, और स्ट्रिंग इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस होता है, स्पेशल फंक्शन होता है, ए न्यू ECMAScript 6 का डेटा टाइप होता है। ओके, सो इवन देखो पूछने को डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकते हैं कि टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, बट मैंने आपको चार ऑप्शन भी दे दिए कि भाई इनमें से बता दो, क्या बताओगे आप इनमें से। ओके, सो इसका आंसर आने वाला है बी। ये बेसिकली बैकटिक्स के साथ यूज करते हैं ताकि हम लोग वेरिएबल को और जो स्ट्रिंग होती है उसको एक साथ यूज कर पाए, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना, बहुत ईजी होता है। देन वट विल कंसोल डॉट लॉग दिस आउटपुट। इसकी आउटपुट क्या रहने वाली है। ओके, सो ये क्या एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी, या फिर सिंटैक्स एरर आ जाएगा, फिर अनडिफाइंड आ जाएगा। ओके, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बट आप लोग गेस करो, तब तक मैं कॉपी कर लेता हूं इसको। ओके, सो इसका आंसर आने वाला है ए, स्पेस आ जाएगा इनके बीच में, राइट। सो यहाँ पे आके मैं इसको रन करके देखता हूँ, एंड हियर वी गो, राइट। स्प्रेड ऑपरेटर लगाते हैं तो एक एक बीच में ये स्पेस दे देगा इन सबके। ओके, हाउ डू यू डिफाइन एन एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे। सो ओके, पहला तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया गया, ऐड, देन ए वी और एरो का साइन लगा दिया, एंड देन इसमें रिटर्न कर दिया। दूसरा है कांस्टेंट, एक ऐड कांस्टेंट ले लिया, फंक्शन ले लिया, रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अब दोनों ठीक हैं, दोनों गलत हैं, क्या है। आंसर बहुत ही सिंपल है, एरो का नाम देखते आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर आने वाला है ए, राइट। इस तरीके से ये एरो साइन है तो इसके साथ इसको यूज करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न देने की भी जरूरत नहीं होती। चेक करना चाहो तो चेक कर लो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर एक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ना लग जाएगा। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया 10,20 और इसका आउटपुट आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन करा था। ओके, देन अब बताओ भाई, व्हाट डज द स्प्रेड ऑपरेटर डू। जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है, 3 डॉट्स होते हैं, ये क्या करता है, एरे को कंबाइन कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है इटरेटेबल एलिमेंट को, या फिर दोनों को कर सकता है। दोनों ही चीजें करी जा सकती है, एरे को कंबाइन भी कर सकते हैं एंड एक्सपेंड भी कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लें क्या, चलो ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सो लेट्स से आपके पास दो एरे हैं, एक एरे का नाम है ए और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं 1, 2,
3 एंड देन आपके पास एक एरे है बी, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं 4,5,6, राइट। तो आपके पास अब एक एरे सी लिया आपने, इस तरीके से एरे बनाया और यहाँ पे कर दोगे 3 डॉट के साथ ए कोमा 3 डॉट के साथ बी, और सी के अंदर आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से इसने कर दिया कंबाइन। अब स्प्रेड कैसे कर सकता है, आपके पास डी एक एरे है, इसके अंदर एक वैल्यू है, लेट्स से इसके अंदर है 0 मान लो। देन आपने यहाँ पे क्या करा, सी को कर दिया स्प्रेड इस तरीके से, 3 डॉट आके सी कर दिया, और देन यहाँ पे डी के बाद कर दिया 7, 8, 9 इस तरीके से, और आप डी के पास इसकी वैल्यूज आ गए। तो यहाँ पे इसने स्प्रेड करा, यहाँ पे इसने दो एरे को कंबाइन करा, राइट। सो दोनों चीज़ें पॉसिबल है भाई। नेक्स्ट चीज़ और क्या था हमारे पास, वट विल बी कंसोल डॉट लॉग, अगर हमारे पास ये चीज़ है तो ये क्या कंसोल करेगी। एक हम लोगों ने सेट लिया है यहाँ पे इस तरीके से, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, एक एरे है, इसको सेट कर दिया गया, तो ये क्या बनाएगा, सेट बनाएगा या एक नॉर्मल एरे बनाएगा, क्या बनाएगा ये आया। सो मैं समझ गया इसको, आप लोग गैस कर सकते हो, इसका आंसर रहने वाला है ए। हाँ ये रहने वाला है। रीज़न क्या है, पहले इसने सेट तो बनाया बट बाद में इसने वापस से उस एरे में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं आपको एक बार के लिए इतना रन करके दिखाता हूँ, इतना, राइट, देन आप इसका आउटपुट चेक करोगे तो आपको क्या हो गया, न्यू नहीं लगाया हमने, हाँ न्यू रह गया, सॉरी मैंने यहाँ पे न्यू लगा दिया, तो अब ये सेट बन गया, राइट। और सेट के बाहर अगर मैं एरे लगा दूंगा वापस से इस तरीके से, तो वापस से ओके, इसके बारे में इसने कुछ लगाया क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसने इसको वो भी तो करा है, सेट का एरे बन गया, इसको स्प्रेड भी तो करा है, देन ये वापस से फिर से एक एरे बन गया यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से ये वापस से एरे बन जाएगा नॉर्मल, एक इस तरीके से सेट को अगर स्प्रेड करेंगे तो। आफ्टर दैट क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट एरो फंक्शन इज ट्रू, दे डू नॉट बाइंड दिस, अच्छा, दे कैन बी यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्टर्स, they have a prototype property, they support argument keyword। तो मुझे तो एक ही चीज़ लग रही है कि भाई ये दिस के साथ बाइंड नहीं करे जा सकते, राइट, ये स्टेटमेंट है। बाकी तीनों तो मुझे ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रही है, यस, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इसकी ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे यही बोल देना दे कैन नॉट बी यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्टर, तो ये भी ठीक कह सकते हो आप, ओके। बाद में क्या है, आउटपुट ऑफ द फॉलो कोड। अब हमारे पास एक ट्राई फ्रूट करके हम लोगों ने फंक्शन लिया, फंक्शन बना दिया, देन हमने यहाँ से ट्राई फ्रूट के अंदर 3 फ्रूट्स को पास कर दिया। जब इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यार, ओके। सो इसमें से ना मुझे लगता है कि क्वेश्चन में मैंने थोड़ा कुछ गलती कर दी है, इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, राइट। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इसका जो एक्चुअल आंसर होने वाला है ना, ये होने वाला है, ये इतनी स्ट्रिंग आएगी, 3 स्ट्रिंग्स इसकी मिलेंगी आपको, और मैं आपको रीज़न देता हूँ पहले कि क्या है। पहले इसको रन करूँगा, देन आपको सारे सिनेरियो समझाता हूँ, इसको मैं ठीक कर दूंगा, सॉरी अबाउट दैट, राइट। सो यहाँ पे देखा, ये तीनों हमें इस तरीके से स्ट्रिंग मिल गई, ठीक है, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रिंग लगी हुई है, देन ये इस तरीके से। सो अब ये ऐसा क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे ना देखो, थोड़ा और समझने की कोशिश करना, अगर मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ इस तरीके से, तो आपको एरे मिलेगा, 3 एरे मिलेंगे, जो कि इसका फर्स्ट आंसर है, ये रहा। बट अब हुआ क्या कि यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको फिर से स्प्रेड कर दिया, तो ये स्ट्रिंग बन जाएंगे नॉर्मल, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर मैं 3 डॉट्स को हटा दूंगा यहाँ पे, तो बेसिकली मुझे एक एरे मिलेगा, ओके। सो इसको मैं ठीक कर दूंगा, सॉरी अबाउट दैट। और सेम क्वेश्चन देखोगे तो इसका आंसर ये दिया हुआ है। सो ये 3 डॉट्स शायद मैंने गलती से लगा दिए होंगे, या फिर मैंने आंसर वो पुट करना भूल गया मैं, ओके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस, जावास्क्रिप्ट के जो प्रोमिस होते हैं इनका क्या काम होता है, हैंडल सिंक्रोनस कोड, हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशन,
ब्लॉक एग्जीक्यूशन अंटिल रिजॉल्व, रिप्लेस ऑल कॉलबैक्स। ओके देखो, सिंक्रोनस कोड को हैंडल करने के लिए कोई प्रॉमिस यूज़ नहीं करा जाता और ना ही ब्लॉक करते हैं या किसी एग्जीक्यूशन को until ये रिजॉल्व होते हैं। सो बेसिकली प्रॉमिस का होता है जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज़ करा जाता है। ट्राई करते हैं, यस यही इसका आंसर है। विच स्टेट इज नॉट वैलिड फॉर अ प्रॉमिस। अच्छा ये स्टेट वैलिड नहीं है, पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्ट, रनिंग। क्या लगता है आपको कि ये स्टेटमेंट ठीक, ये स्टेट ठीक नहीं है? देखो जब हम लोग प्रोमिसेस बनाते हैं ना तो सबसे पहले वो पेंडिंग होते हैं, उसके बाद या तो फुलफिल होते हैं या फिर रिजेक्ट होते हैं, कभी भी रनिंग में नहीं जाते। सो इसका आंसर रनिंग आया कि भाई ये गलत है। अच्छा, यूज ऑफ अवेट कीवर्ड, इसका क्यों यूज करते हैं? वेट फॉर एसिंक्रोनस ऑपरेशन टू फिनिश बिफोर कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन, मेक प्रोमिस, स्टॉप एग्जीक्यूशन, ये अटॉप कर दिया सॉरी, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ये बेसिकली क्या करता है कि जो इसके अंदर असिंक ऑपरेशन होता है ना उसको फिनिश करवाने के लिए इसका वेट करता है। ठीक है, सो इसका आंसर ए आएगा। कूल। विच मेथड सिलेक्ट्स एन एलिमेंट बाय आईडी, कि अगर आप इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है अगर आपको एक एलिमेंट बाय आईडी सिलेक्ट करना है तो यूज करना पड़ेगा। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, गेट एलिमेंट ऑफ आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेलेक्ट एलिमेंट बाय आईडी, सेलेक्ट बाय आईडी। बहुत ही ईजी है। मुझे लगता है जो जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले यही पढ़ते हैं। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके सो यस इसका आंसर है। ये देख भी लिया होगा आप लोगों ने, अदरवाइज चेक भी कर सकते हो, यही यूज होगा। विच इवेंट इज ट्रिग्ड व्हेन एन इनपुट फील्ड लूज फोकस, जब एक इनपुट फील्ड होती है उसमें से हम लोग फोकस लूज करते हैं तो कौन सा जो इवेंट है वो कॉल होता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे google.com है, यहाँ पे फोकस है अभी, अगर मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ तो कौन सा इवेंट कॉल होगा इस टाइम पे? सो यहाँ पे क्लिक इवेंट होगा इनपुट फील्ड के ऊपर, ब्लर होगा, फोकस होगा, चेंज होगा। बहुत इजी है। ओके सो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका आंसर रहेगा ब्लर। ब्लर इवेंट कॉल होता है इनपुट फील्ड के लिए। क्लिक इवेंट बाहर कोई और एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हैं उसके लिए हो सकता है, चेंज तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा और फोकस भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ दूसरी इनपुट फील्ड होगी उसके ऊपर फोकस हो सकता है, बट जो करंट इनपुट फील्ड है उसके लिए तो ये ब्लर इवेंट ही जाएगा। हियर वी गो। अच्छा, विच मैथड एड्स एन इवेंट लिसनर टू एन एलिमेंट। ओके, इवेंट लिसनर के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं? और जब हमें एक एलिमेंट पे लगाना होता है कि जैसे क्लिक इवेंट कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, एड इवेंट लिसनर, एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, अटैच इवेंट, ऑन इवेंट, सेलेक्ट इवेंट, सेट इवेंट लिसनर। सो इसका आंसर आने वाला है ए, एड इवेंट लिसनर नाम का फंक्शन होता है जो हम लोग इवेंट्स को लिसन करने के लिए यूज में लेते हैं। ओके, व्हाट डज इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट डू, ये क्या करती है? जो डिफॉल्ट एक्शन होता है उसको रोकती है, जो इवेंट प्रोपेगेशन होता है उसको रोकती है, प्रिवेंट इवेंट फ्रॉम बीइंग अटैच ये रोकती है, नन ऑफ द अबव। देखो जो आपका डिफॉल्ट एक्शन होता है ना उसको रोकती है। जैसे हम लोग फॉर्म वगैरह को सबमिट करते हैं तो प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे जो रिलोड होता है उसको रोक देता है, जो फॉर्म सबमिट होता है बाय डिफॉल्ट उसको रोक दिया जाता है। जो डिफॉल्ट एक्शन होता है मीन्स उसको रोका जाता है यहाँ पे, स्टॉप द डिफॉल्ट एक्शन। ठीक है, ओके। व्हाट इज लोकल स्टोरेज यूज फॉर? स्टोरिंग द सेशन डाटा, स्टोरिंग डाटा विच persistently in the browser, make API request, कैशे इमेज। किसके लिए यूज में करा जाता है? बहुत सिंपल आंसर है इसका, आप लोग बता सकते हो। ओके सो आंसर है बी। जब हम लोग डाटा को परसिस्टेंटली स्टोर करते हैं, इसके बाद होगा क्या, आप ब्राउजर को बंद करके दोबारा ओपन करोगे, न्यू टैब ओपन करोगे, स्टिल वो डाटा मिलेगा बट उसी साइट के ऊपर एक्सेस होगा, किसी और साइट के ऊपर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या आपने मान लो google.com से एक बार लोकल स्टोरेज कर दिया और उसको youtube.com पे एक्सेस कर पाओगे? द आंसर है नहीं, वहां नहीं कर पाओगे, बस google.com के ऊपर ही एक्सेस कर सकते हो। ओके, विच मैथड कन्वर्ट्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू अ जेसन स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको जेसन में क्या कन्वर्ट करता है? टू जेसन, पार्स जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट पार्स, या फिर टू स्ट्रिंग, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ऑप्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन के अंदर जो भी एग्जिस्ट करता है वो चार चीजें। सो इनमें से इसका आंसर क्या रहेगा? टिक टिक 1 2 3
डन। फर्स्ट वन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ऑलराइट। अच्छा, व्हाट विल कंसोल डॉट लॉग पार्स इंट 10px रिटर्न, इसका आंसर क्या आने वाला है? NaN, 10px, 10 या फिर एरर। सो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ओके, टिक टिक 3 2 1। ओके, सो इसका आंसर बेसिकली आने वाला है 10। जब आप लोग पार्स इंट के अंदर कोई वैल्यू डालते हो ना, तो जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है, वो मिलती है, बाकी सारी वैल्यूज वहां से गायब हो जाती हैं। मैं ये करके भी दिखा देता हूँ आपको। पेस्ट करा, देखो यहाँ पे 10 आ गया, और अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता तो भी आपको मिलता, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हेलो तो भी आपको ये चीज़ मिलती, राइट। और अगर यहाँ पे 1 होता तो ये आपको 1 मिल जाता, बट हाँ, अगर आपके पास यहाँ पे 1 भी नहीं होता तो आपको NaN मिलता, राइट, बिकॉज वहाँ पे कुछ भी नंबर में नहीं था। ओके, सो विच मेथड एग्जीक्यूट अ फंक्शन रिपीटली विद अ टाइम इंटरवल। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भाई कौन सा इनमें से ऐसा फंक्शन है जो कोई फंक्शन टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट होता रहता है। सेट लूप, रिपीट, सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल। अगेन बहुत इजी है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ए। ओके, हाउ टू चेक, हाउ डू यू चेक इफ अ वेरिएबल इज एन एरे। ये कैसे चेक करोगे कि जो एक वेरिएबल है वो एक एरे है कि नहीं है। सो टाइप ऑफ एक्स ट्रिपल इक्वल टू एरे, जो हमारा एरे रहेगा उसके साथ में एक्स डॉट इज एरे, एरे जो हमारा रहेगा उसके बाद में, मतलब एक एरे जो क्लास होती है वो, एंड इज एरे, देन उसके बाद में एरे पास करेंगे एक्स इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो क्या इसके लिए हम लोग चेक करेंगे? सो इसके लिए आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सी आंसर चलेगा, एरे डॉट इज एरे, यानी कि क्लास है, देन इज एरे और देन एक्स। हियर वी गो। अब मैं आपको ये चेक भी करवा के दिखाता हूँ। लेट से कि हमारे पास एक एरे है, लेट एक्स इक्वल टू 10, 20, इस तरीके से। अब मैं अगर टाइप ऑफ चेक करता हूँ, टाइप ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे एरे डॉट इज एरे, एंड देन मैं यहाँ पे डालूंगा एक्स, तो ये बताया कि भाई ये एरे है कि नहीं, ट्रू रिटर्न कर देगा हमें। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज अ क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन that has access of its parent scope, a block of code that run automatically, and a way to define private variables। देखो ये कोई ऑटोमेटिकली रन होने वाला ब्लॉक तो नहीं होता। सो ये एक बेसिकली फंक्शन होता है जो अपने पेरेंट फंक्शन को एक्सेस को स्कोप कर के स्कोप को एक्सेस कर सकता है, और अब इसके अंदर हम लोग प्राइवेट वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आउटसाइड डायरेक्टली एक्सेस नहीं करे जा सकते। सो ए एंड सी इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। Here we go. Which of the following is a true about closure? Okay, अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, closure are access of their own scope, access their parent function scope, access the global scope। हाँ, ये तीनों किसी के भी एक्सेस कर सकते हैं, बट इनको डायरेक्टली बाहर एक्सेस नहीं करा जा सकता। सो आंसर इज डी, यस। ओके, सो व्हाट विल दिस कोड आउटपुट। अच्छा, इस कोड की आउटपुट क्या रहने वाली है? एक हमारे पास आउटर फंक्शन है, क्लोजर ही है बेसिकली ये भी, राइट। एक आउटर फंक्शन बनाया, इसमें हम लोगों ने लेट लिया 0, देन रिटर्न करा हम लोगों ने एक इनर फंक्शन, काउंटर को प्लस प्लस करा, देन अगेन हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग करवाया काउंट को, इसका एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया आउटर वाले फंक्शन का, देन इसको रन करा, राइट। और जैसे ही इसको रन करा, आउटर वाला तो इसके अंदर रन होके आया ही था, सो इनर भी इसके साथ ही रन हो जाएगा ये, इस तरीके से। सो पहले 0 था, अब पेरेंट फंक्शन को पहले एक्सेस करा तो ये 1 हो गया, देन दोबारा फिर एक्सेस करा तो 2 हो गया, और ये 2 बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, 2 बार अंदर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसका आंसर आना चाहिए 1 and 2, राइट, परफेक्ट। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट var and let is true? The both are function scoped, where is functional scoped, let is block scoped, both are block scoped, where allowed redeclaration, let doesn't।
ओके, तो आपको इसके लिए क्या लगता है? मेरे हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर फंक्शन स्कोप होते हैं और जो लेट होते हैं वो ब्लॉक स्कोप होते हैं। ठीक है, वट विल कंसीडर कंसोल डॉट लॉग एक्स वार एक्स इक्वल टू 10। ये ओके, सो इसका आंसर जैसे मैंने पहले दे दिया था जब हम लोगों ने सेम सिनेरियो लेट के साथ चेक करा था। आई गेस फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ही होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। इसका आंसर आप गैस करो, जब तक मैं एग्जीक्यूट करता हूँ उससे पहले गैस कर लेना। अच्छा, ये पहले डिक्लेयर हो चुका है, रीज़न इसका ये है बिकॉज ये विंडो हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं, राइट। तो न्यू विंडो बिकॉज एक्स नाम से बहुत सारे वेरिएबल बना लिए होंगे ना, सो देयर वी गो, अनडिफाइंड आएगा हमेशा, राइट। ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ पहले, और ये रहा इसका अनडिफाइंड आंसर। विच स्टेटमेंट इज यूज फॉर एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग के लिए क्या चूज होता है? मेरे हिसाब से हम लोग तीनों यूज कर सकते हैं, आप लोगों के हिसाब से। ओके, आप बोलो यार, आपने बता दिया तो सही कह रहे हो, ठीक है, हाँ राइट, तीनों ही स्टेटमेंट्स को यूज करा जा सकता है। व्हाट हैपन इफ एन एरे अकर्स इनसाइड द एरर अकर इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। ओके, सो क्या होगा, जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा उसका। द एरर इज कैच्ड इनसाइड द कैच ब्लॉक, caught inside the catch block, the script crashes, the error is ignored। okay, so इसका आंसर ये रहने वाला है बी, बिकॉज ट्राई कैच हम लोग इसलिए यूज करते हैं अगर हमारे पास ट्राई में कोई एरर आता है तो कैच ब्लॉक के अंदर हमें मिल जाए, स्क्रिप्ट इसमें क्रैश नहीं करने वाली। कूल। what will console.log x inside try block with no catch और finally do। ओके, सो ट्राई ब्लॉक हम लोगों ने बना दिया, ना ही कैच बनाया ना ही फाइनली बनाया, तो क्या करेगा? प्रिंटेड अनडिफाइंड प्रिंट करेगा, नल प्रिंट करेगा, थ्रो एंड रेफरेंस एरर करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। डेफिनेटली रेफरेंस एरर थ्रो करेगा बिकॉज ट्राई कैच तो कैच एफ ये फाइनली तो है नहीं और एक्स हमने कहीं डिक्लेयर नहीं करा। देयर वी गो। ओके, विच मैथड इज यूज टू जनरेट अ कस्टम एरर। कस्टम एरर को हम लोग किस जनरेट करने के लिए क्या करते हैं? सो थ्रो न्यू एरर ये यूज करते हैं, कंसोल डॉट एरर यूज करते हैं, जनरेट एरर या फिर रेज एरर। बहुत ही सिंपल आंसर है, टिक टिक 3 टिक टिक 2 टिक टिक 1। द आंसर इज फर्स्ट वन, थ्रो अ न्यू एरर, राइट। ये कस्टम एरर बनाने के लिए यूज करते हैं। What will finally do inside a try catch finally block। ओके, ये कह रहे हैं कि फाइनली होगा ना वो क्या करेगा, ट्राई अगर जब ट्राई कैच और फाइनली तीनों डिक्लेयर करते हैं तो फाइनली कब चलेगा, क्या करेगा ये? तो एग्जीक्यूट करेगा अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा, एग्जीक्यूट करेगा अगर एरर होगा, दोनों केसेस के अंदर अलाउ करेगा, किसी भी केस में अलाउ नहीं करेगा। क्या आंसर लगता है आप लोगों को? ओके, सो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, विच इज ये दोनों केस के अंदर एग्जीक्यूट करेगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट। ओके, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ क्लास इन जावास्क्रिप्ट। कौन सी क्लास यूज करी जाती है? उप्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। वैसे तो क्लास हम लोग किसी और तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लास, कीवर्ड, फंक्शन, क्लास, न्यू क्लास, बहुत ही सिंपल आंसर है। ओके, सो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, क्लास, राइट। जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर मेथड इन अ क्लास। जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है उसका क्या पर्पस होता है? और सिंपली, ठीक है, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, समझ गए थे आप लोग इतनी इंग्लिश। टू क्रिएट प्राइवेट वेरिएबल्स, देन टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, टू कॉल अनदर क्लास, नन ऑफ देम। ओके, सो प्राइवेट के लिए इसका यूज़ नहीं करा जाता, उसके लिए हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। दूसरी क्लास को कॉल करने के लिए भी इसका यूज़ नहीं करा जाता, तो इसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के लिए। सो हियर इज आंसर। ओके, देन नेक्स्ट वन, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। एक्सटेंड, implementation, inherit,
या फिर प्रोटोटाइप। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कलर देख के पहचान लिया कि स्टैंड यूज़ कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों इसका कलर अलग दिखा रहा है, बट हाँ आंसर इसका यही ठीक है। ओके, विच मेथड इन अ क्लास इज यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, पेरेंट मेथड, दिस या फिर सुपर। हाँ, इसमें कलर वाली चीज़ काम नहीं करेगी आप लोगों के लिए। ओके, सो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, सुपर होता है, ये यूज होता है। विच स्टेटमेंट about JavaScript classes is true? They support multiple inheritance. They are synthetic sugar over the prototype. They can be redeclared. They do not support inheritance. देखो, इनहेरिटेंस को तो वो सपोर्ट करती हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, सेम क्लास को रीडिक्लेयर नहीं करा जाता। सो एक चीज़ बच गई यहाँ पे, दे आर सिंथेटिक शुगर ओवर प्रोटोटाइप्स, राइट। सो जो प्रोटोटाइप हम लोग यूज़ करते हैं क्लासेस बनाने के लिए विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम लोग इनका यूज़ कर लेते हैं। विच वेब एपीआईज एंड सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ओके, अच्छा ये तो मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। सॉरी, ये मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया, सॉरी अबाउट दैट। बट क्वेश्चन है, विच एपीआई इज यूज टू मेक HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट? फेच एपीआई, एक्सियोस और XML HTTP रिक्वेस्ट। राइट, हम लोग ये तीनों ही यूज़ कर सकते हैं। सो इसका आंसर आएगा येस, ऑल ऑफ अबव। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ओल्ड वाली कोर जावास्क्रिप्ट थी उसके अंदर XML HTTP यूज़ करते थे, मॉडर्न ECMAScript के साथ फेच यूज़ करते हैं, और ये एक्सोस ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। विच मैथड सेंड अ गेट रिक्वेस्ट यूजिंग फेच एपीआई? सो फेच एपीआई के साथ में कौन सा काम करेगा गेट मेथड रिक्वेस्ट भेजने के लिए? फेच ये या फिर फेच URL, देन यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। दोनों ही ठीक हैं, कोई भी ठीक नहीं है। आंसर आप लोग सोच लो एक बार के लिए। हम लोग बहुत सारी ये पेज बनाते हैं, इवन जब भी मैं किसी भी प्लेलिस्ट, किसी भी लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क की UI में प्लेलिस्ट बनाता हूँ तो उसके ऊपर गेट एपीआई के बारे में बताता हूँ, और इसका आंसर बहुत बार बताया होगा। सो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, दोनों ही तरीके ठीक हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी मेथड डिक्लेयर नहीं करते तो गेट मेथड ही माना जाता है, और डिक्लेयर कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हियर वी गो। ओके, नेक्स्ट इज what does navigator.geolocation.get current position do? ये क्या करती है? करंट IP देती है, करंट लोकेशन देती है, गूगल मैप को ओपन कर देगी, या फिर कुछ भी नहीं करेगी, कुछ और ही करेगी इनमें से। ओके, गूगल मैप को ये ओपन नहीं करेगी, IP डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा, ये गूगल की आपकी लोकेशन मिल जाएगी, बट जो लोकेशन होगी ऐसा नहीं है कि सिटी वगैरह का नाम बता देगी, ये बेसिकली आपके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको यहाँ से। हियर वी गो। विच स्टोरेज API स्टोर्स डेटा परसिस्टेंटली? ओके, परसिस्टेंटली को क्या स्टोर करती है? लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज, ऑल ऑफ द अबव? द आंसर इज लोकल स्टोरेज। ये परसिस्टेंटली इसको स्टोर करती है। जो कुकीज होते हैं इसमें डाटा इनक्रिप्टेड जाता है, और सेशन होता है जैसे आप टैब बंद करोगे ये गायब हो जाएगा यहाँ से, राइट। ओके, हाउ कैन यू सेट एन इंटरवल इन जावास्क्रिप्ट? सो सेट इंटरवल यूज़ कर सकते हो, ये आपको बेसिकली इंटरवल सेट करके देगा कि भाई कितनी देर बाद में ये फंक्शन रिपीटली लूप में कॉल होगा। हियर वी गो। ओके, विच मेथड रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम एन एरे? डिलीट, स्प्लाइस, स्लाइस, रिमूव। वैसे इस जो ऊपर वाले क्वेश्चन से वहाँ पे मैं एक मेथड बता चुका था आपको एरे को रिमूव करने के लिए, बट वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से बताया था। बट आंसर इज हियर ए। ओके, विच जावास्क्रिप्ट इंजन इज यूज्ड इन क्रोम, गूगल क्रोम? स्पाइडर मंकी, V8, चक्रा, निट्रो। ओके, सो इसका आंसर है V8, ये यूज़ करा जाता है। आप लोग चाहो तो अलग अलग ब्राउजर्स के चेक कर सकते हो, कहीं पे चक्रा यूज़ होता है, कहीं पे मंकी स्पाइडर भी यूज़ होता है। हियर वी गो। विच मैथड कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू नंबर? कौन सा ऐसा मैथड है जो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा? ओके, द आंसर इज ऑल ऑफ अबव। ओके, सो ये आ गया। अब चेक भी कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करूँगा,
सबसे पहले हम लोग पार्स इंट का आपको पता ही होगा बेसिकली, मुझे लगता है लास्ट में ही चेक करा था क्या, नहीं। पार्स इंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट से 10, तो इसने 10 नंबर दे दिया। टाइप ऑफ चेक करोगे तो नंबर मिल जाएगा। सेकंड वन इसने क्या बताया था, नंबर। सो अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ अरे यार, देन यहाँ पे करता हूँ लेट से, ऐसे कर दिया, यहाँ पे नंबर मिल गया। ये रिमूव करोगे तो प्रॉपर आपको स्ट्रिंग की बजाय ये मिल जाएगा। और लास्ट वन है हमारा यूनरी प्लस। सो मेरे पास जैसे कि यहाँ पे 10 है स्ट्रिंग में, अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये मुझे न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट, सो तीनों ही केस में ये चीज़ ठीक है। विच फंक्शन जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1? मैथ डॉट रैंडम, रैंडम जनरेट रैंडम, मैथ डॉट रैंड। ओके, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए भी यहाँ पे छोटा सा, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसका आंसर मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब तक आप सोच सकते हो, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मैथ डॉट रैंडम, और जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, इसको रन करूँगा, देखो हर बार ये न्यू वैल्यू रिटर्न कर रहा है मुझे, राइट। तो ये रैंडम एक जनरेट करता है, बट प्रॉब्लम ये है कि 0 से लेके 1 के बीच में करता है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर आपको 1 से ज़्यादा का नंबर चाहिए तो वो आप कैसे करोगे, और यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम इसका आंसर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्सी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट? फॉल्सी वैल्यू कौन सी है इनमें से? अनडिफाइंड, देन फॉल्स, 0, या फिर ये वाला अनडिफाइंड। आप बोलोगे ये तो सारे ही लग रहे हैं, नहीं नहीं, देखो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नहीं है। सो इसका आंसर आने वाला है सी, ये बेसिकली फॉल्सी वैल्यू है। ओके, राइट। देन व्हाट विल कंसोल डॉट लॉग, एक एरे खाली है हमारे पास, देन इक्वल टू फॉल्स। क्या रहेगा इसका, क्या आउटपुट आएगा आपके पास? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ट्रू, फॉल्स, एरर एंड अनडिफाइंड। ऑलराइट, सो मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, बहुत ही इजी आंसर है बी। ओके, ट्रू, या सॉरी, एक्चुअली अगर हम लोग ट्रिपल इक्वल टू चेक करेंगे ना यार, तो उसका फॉल्स आंसर आएगा। सो यहाँ पे डबल इक्वल टू चेक करा है, सो इन दैट केस द आंसर शुड बी ए, यस इट शुड बी ट्रू ओनली, राइट। और देन अगर हम लोग डबल इक्वल टू चेक, ट्रिपल इक्वल टू चेक करेंगे, देन इसका फॉल्स हो जाएगा। सो दोनों केसेस के अंदर इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन स्ट्रिंग? ओके, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, सिंबल, इनमें से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? ओके, सो जो इसमें ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, बाकी सारे इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सिंबल भी इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, डेटा टाइप ही होता है, राइट। ओके, हाउ डू यू डीप क्लोन एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट? डीप क्लोन आप कैसे करोगे? सो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके, देन इसका यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट जेसन डॉट पार्स, इस तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन, या फिर ऑब्जेक्ट डॉट कॉपी। ओके, सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करोगे ना, तो वो क्लोन तो होगा बट डीप क्लोन नहीं होगा। सो यहाँ पे आपको जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ये यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों नहीं काम करेंगे, और वो बस डीप क्लोनिंग के लिए नहीं, नॉर्मल क्लोनिंग के लिए काम कर जाएगा। ओके, देन विच इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, which is the output of the console.log 2 plus minus 2 plus again string वाला 2 and then -1। सो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या आ सकता है? यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, 21 स्ट्रिंग में, देन 21 नॉर्मल वाला विदाउट स्ट्रिंग, उसके बाद में 22 एंड देन 1। क्या हो सकता है इसके आपके हिसाब से? ओके, सो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर आएगा बेसिकली 21 बी वाला। इसका रीज़न ये है कि पहले ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और 22 बन जाएंगे। जब 22 में से -1 करेंगे तो ये 21 रह जाएगा स्ट्रिंग वाला। सो मैं आपको एक बार के लिए कंसोल करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, और इसको भी निकाल देंगे, राइट। सो यहाँ पे 22 आ गया, राइट। और 22 के बाद में जो हमारा -1 होगा
वो होगा तो यहाँ पे 21 आ जाएगा इस तरीके से, ऑलराइट। और ये जो 22 होगा ना हमारा, ये बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू का, बिकॉज 2 + 2 अगर न्यूमेरिक होते तो ये 4 ही आते, सो यहाँ पे आ गया। देन इसके बाद में -1 करा तो यहाँ पे पहले जो कन्वर्शन होगा न्यूमेरिक में जाएगा स्ट्रिंग में, एंड देन -1 होता, अदरवाइज डायरेक्टली -1 नहीं होगा। ओके, देन यहाँ पे है विच मेथड इज यूज फॉर फिल्टर एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। अगर एरे में से एलिमेंट्स को फिल्टर करना होगा तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, क्या यूज करोगे। ओके, देन मे बी आप लोगों ने ऑलरेडी यूज करा भी होगा कभी ना कभी, फिल्टर मेथड, ऑलराइट। इसके बाद में विच मेथड कंबाइंस एरे एलिमेंट इनटू अ सिंगल वैल्यू। जो एरेज होते हैं उनको सिंगल वैल्यू के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है जो कर सकता है, जॉइन, कंकैटिनेट, मैप, रिड्यूस। इसके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं, और जो रिड्यूस होता है ये सिंगल वैल्यू में कंबाइन करता है वैल्यूज़ को, एडिशन वगैरह के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है। सो इसको ध्यान से पढ़ लेना अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो। विच डज द फॉलोइंग कोड रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा ये। एक एरे है हमारे पास, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 3, इस पर मैप लगा, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करा तो 2 हो गया, ठीक है। देन 2 का करा तो फिर 4 हो गया, ये 6, ए आंसर आना चाहिए इसका। Here we go. Okay. Which of the following is not a immutable operation? Okay. Immutable किसको बोलते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता, राइट, जो चेंज नहीं करता। तो नॉट अ इम्यूटेबल ऑपरेशन, इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें चेंजेस नहीं मिलेंगे, न्यू वैल्यू में चेंजेस मिलेंगे। ओके, देन जो मैप है, फिल्टर, कंकैटिनेट, ऑलराइट। सो स्प्लाइस आएगा। स्प्लाइस एक ऐसी चीज होती है जो इम्यूटेबल ऑपरेशन में नहीं आता। देन विच इज द इवेंट लूप, व्हाट इज द इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट, अ प्रोसेस दैट हैंडल्स फंक्शन कॉल्स, अ मैकेनिज्म दैट अलाउ async operations, a feature that prevent infinite loops, a method to execute code. ओके, सो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है असिंक ऑपरेशंस के लिए, राइट, कि पहले अगर कोई ऑपरेशन कॉल हो चुका, कोई ऑपरेशन पेंडिंग है, वो कब कॉल होगा उसके हिसाब से। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स फर्स्ट इन द इवेंट लूप। ओके, 4 ऑप्शन है, सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व डॉट देन एंड कंसोल डॉट लॉग। ओके, सो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर ये चारों के चारों एक साथ हैं, सो प्रोमिस जब उसका रिजोल्यूशन मिलेगा तब रिजोल्व होगा, इन दोनों की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में जाएगी, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग जाएगा, ये सबसे लाइट वेट होता है। हियर वी गो। ओके, सो विच क्यू डज सेट टाइम आउट यूज इन जावास्क्रिप्ट, कॉलबैक क्यू, माइक्रो टास्क, इवेंट लूप, या फिर एग्जीक्यूशन स्टैक। बेसिकली कॉलबैक क्यू क्या करता है कि प्रायोरिटी देखता है, सेट टाइम आउट है तो इसको सबसे लास्ट में रखेगा, चाहे इसके अंदर 0 भी पास कर दी हो, स्टिल उसको वो सबसे लास्ट में रखेगा। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। एक हमारे पास ए है, ठीक है, सेट टाइम आउट कर दिया गया, बी, देन सी। तो इसमें क्या आउटपुट रहने वाले, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले तो ए ही जाएगा, देन इसके बाद में जाएगा सी, क्योंकि यहाँ तो सेट टाइम आउट लगा है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, देन सी ये वाला, एंड देन बी। तो प्रोबेबली बी इसका आंसर है, यस। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करना चाहिए डबल इक्वल टू की जगह पे, बट हो सकता है कि हमें डाटा टाइप कभी चेक ही ना करनी हो, ओनली वैल्यू चेक करनी हो। अवॉइड ग्लोबल वेरिएबल, इसके बाद में कह रहा है यूजिंग वॉर इंस्टेड ऑफ लेट, हो सकता है कि हमें फंक्शन लेवल स्कोप चाहिए हो। देन नेस्टेड लूप्स एज डीप एज पॉसिबल, नेस्टिंग लूप्स, ये भी कोई जरूरी नहीं कि इसकी जरूरत पड़े। सो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो फालतू में मेमोरी में पड़े रहेंगे। जहाँ पे जिस वेरिएबल को ग्लोबल रखना है, जिसको ब्लॉक स्कोप में रखना है, जिसको ग्लोबल रखना है, उसके हिसाब से रखो, सबको ग्लोबल के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, जितना अवॉइड करो उतना बेटर रहता है। ओके, व्हाट डज डिबाउंसिंग डू इन जावास्क्रिप्ट, डिले फंक्शन एग्जीक्यूशन until a
pause an event, execute a function immediately, run a function continuously, none of the above. ओके, सो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, टिक टिक 3 2 1। डिले करता है एक फंक्शन को अनटिल पॉज नहीं आता इवेंट के अंदर, ठीक है। ओके, व्हाट डज थ्रोटलिंग डू? थ्रोटलिंग क्या करती है? एग्जीक्यूट अ फंक्शन ओनली टू फिक्स इंटरवल, provides a function from running, remove unnecessary function call, stop event propagation. Okay, so जो हमारे functions होते हैं उनको एक फिक्स इंटरवल मिल जाता है, उसके अंदर ही कॉल होते हैं अगर हम लोग थ्रोटलिंग यूज कर रहे हैं तो। यस, राइट। Which of the following improves JavaScript performance? Minifying JavaScript file, use lazy loading, avoid unnecessary DOM manipulation, right? All of above. ठीक है, अच्छा, which is the best way to check if a variable is null or undefined? Okay, so null और undefined दोनों एक साथ चेक करने हैं। so यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहले ओनली नल चेक करेगा, टाइप ऑफ चेक करा, नल अनडिफाइंड दोनों को या फिर अनडिफाइंड को। ओके, सो मैं आंसर दे रहा हूँ इसका सी, नल और अनडिफाइंड। इस तरीके से बेस्ट तरीका रहता है। ओके, व्हाट डज डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट div 2? ये क्या करेगा? क्रिएट करेगा, अपेंड करेगा, create a div but it does not append it, select an existing div, delete all divs element. B, ये append करने के लिए अलग से फंक्शन होता है, append नहीं करेगा, बस create करेगा। Okay, which API used to create animation in JavaScript? WebGL, request, animation frame, and select एनिमेशन CSS एंड विंडोज इंटरवल। सो आपके हिसाब से इसमें क्या होगा? रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। मे बी आप लोग इसका यूज़, एनिमेशन का यूज़ नहीं करते हो, बट अगर आपको यूज़ करनी है क्लास तो आप इस API का यूज़ कर सकते हो। ओके, विच फंक्शन रिमूव्स वाइट स्पेस फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट और राइट साइड से? सो अगर आपको ये करके भी देखना है तो ये तो कर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा नहीं। स्पेस है इधर भी ABC और इसमें भी इधर भी स्पेस दे दिया तो इस तरीके से आ गया। बट अगर मैं इस पे ट्रिम यूज कर लूंगा, ओके, ट्रिम इज नॉट डिफाइंड, बट आई थिंक ट्रिम तो होना चाहिए था। ओके, लेट x इक्वल टू ABC, थोड़ा स्पेस दिया, x ऑलरेडी डिक्लेयर है यार, x की जगह पे xm कर देता हूँ, ये तो डिक्लेयर नहीं होगा। हाँ ठीक है, xm डॉट ट्रिम। अब देखो दोनों साइड से स्पेस रिमूव हो गया, इधर से और इधर से। ऑलराइट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? पहले कंसोल डॉट लॉग करवाया गया एक फंक्शन को, देन एक फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन है, एंड देन उसके अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू रिटर्न करी है। सो क्या आउटपुट आएगा? सो यहाँ पे, अच्छा इसके आंसर्स देना मैं भूल गया। ओके, बट ठीक है, एरर आएगा, अनडिफाइंड आएगा, या फिर इस फंक्शन की डेफिनेशन आएगी, क्या आएगा, या फिर इसका आउटपुट आएगा? तो मैं आंसर बता देता हूँ इसका। इसका बेसिकली जो कोड है वो मिल जाएगा, बिकॉज इस फंक्शन को कॉल नहीं करा गया है। और अगर आप लोग फंक्शन को कॉल बाद में करते हो, डिफाइन कॉल पहले करते हो, डिफाइन बाद में करते हो, स्टिल वो नीचे से नीचे फंक्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा रखता है, तो पहले फंक्शन की एग्जीक्यूशन करेगा, देन इस कंसोल डॉट लॉग की। सो यहाँ पे आपको कोड ही मिल जाएगा जो भी आपने इसमें लिखा होगा। हियर वी गो, राइट। और ये फंक्शन, ये रह गया था मेथड। विच मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे? लास्ट एरे को रिमूव करने के लिए हम लोग पॉप का यूज़ करते हैं। वैसे तो आप चाहो तो स्प्लाइस का यूज़ भी कर सकते हो एरे की लेंथ कैलकुलेट करके, बट सबसे इजी रहता है पॉप यूज़ कर लो। Which of the following is an example of higher order function? एक higher order function क्या होता है? Function that returns another function, a function with a return type of void, a function that has loop inside, a function that only contains if else condition. देखो, जब एक फंक्शन रिटर्न में यानी कि आउटपुट में एक फंक्शन को ही रिटर्न करता है, उसी को हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। सो आंसर है ए। Which method is used to handle a synchronous function in JavaScript? Promise, async await, set timeout.
promise डॉट देन असिंक अवेट ये यूज कर सकते हैं, सेट टाइम आउट भी यूज करा जा सकता है। आंसर इज यस, तीनों। अच्छा, which of the following is not a true about closure? A closure allow a function to retain access variable from its outer function. Closure are created every time a function inside a walk. Closures help in data encapsulation. Closure cannot access global variable. तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं इसकी। फोर्थ स्टेटमेंट वो ग्लोबल वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इसने यहाँ पे कैन नॉट लिखा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, विच विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसकी आउटपुट क्या रहने वाली है? वैल्यू है 42, देन गेट वैल्यू करा, दिस डॉट वैल्यू करा, एंड देन इसको प्रिंट करवाया, और यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, अनडिफाइंड। या क्योंकि हम लोग जो एरो फंक्शन होता है उसको दिस उसके अंदर यूज नहीं करते हैं बेसिकली। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग असिंक्रोनस फंक्शन? ओके, एक असिंक फंक्शन है, इसके सामने इस असिंक लगाया हम लोगों ने, देन फंक्शन फू बनाया, रिटर्न करा, तो क्या आएगा यहाँ पे? अगर एक असिंक बाहर बना के छोड़ दे और यहाँ पे अवेट यूज नहीं करा है, तो बेसिकली प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे अवेट लगा देंगे तो प्रॉमिस भी हट जाएगा। हियर वी गो, ठीक है। व्हाट इज करिंग इन जावास्क्रिप्ट? लास्ट है टेक्निक where a function is transformed into a sequence of unary one argument functions, a method to execute functions asynchronously, a way to cache function result for optimization, a technique to convert a function into classes. Okay, so इसमें टाइम नहीं लगाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट आंसर आएगा इसका, जो फर्स्ट वाला ए वाला। सो जितने भी ये इसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सीक्वेंस में, एक वन आर्ग्यूमेंट यानी कि यूनरी बोल देते हैं उसको, उसमें कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ऑलराइट, सो इस जो ये क्वेश्चन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बड़ी मेहनत लगती है। और ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन है। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।